हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे वो बचे हुए पॉइंट्स पढ़ते हैं आज। भैया अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, NCX पता है ना, NCX P की पावर X Q की पावर N - X, याद है ना, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है ये। पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है किसी भी एक की, किसी भी एक मास पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। हेड के अंदर कितने क्या था अपने एग्जाम्पल में, 0 1 2 3, या तो 0 की प्रोबेबिलिटी या 1 की या 2 की या 3 की, ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये, ठीक है। अब ये अपन ने पढ़ लिया, नंबर ऑफ ट्रायल 0 से ज़्यादा ही होने चाहिए हमेशा, हमेशा इक्वल टू 0 नहीं, ट्रायल ही नहीं होंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी, ठीक है। और एक ट्रायल की जो प्रोबेबिलिटी होती है एक की, उसे P और Q बोलते हैं, ठीक है। एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P बोलते हैं। अब ये बोले 0 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1 की बताओ, 2 की बताओ, तो सब में केस बदलते रहेंगे, ठीक है। P और Q हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सब अपन ने पढ़ लिया। और P का टोटल, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन का टोटल, मास फंक्शन, इसका टोटल हमेशा 1 आता है। बाई पैरामेट्रिक है, मीन का फॉर्मूला है NP, वेरिएंस का फॉर्मूला है NPQ। अब आओ बचे हुए पॉइंट को समझते हैं। आज अपन पढ़ते हैं मोड के बारे में, ठीक है। पहले मोड समझते हैं, मोड और ये दो चीज़ समझ के एक क्वेश्चन करते हैं। पहले समझते हैं मोड, करें स्टार्ट। बेटा मोड का फॉर्मूला होता है n+1 × P, ये फॉर्मूला होता है, ये मोड का फॉर्मूला है n+1 × P, ठीक। अब n+1 × P करेगा अगर अपन, इसका जो आंसर आएगा, ये मोड का फॉर्मूला है। मोड को अपन बताते हैं ऐसे, अभी यहाँ z लिख रहा हूँ मगर मोड का फॉर्मूला z, मतलब मोड को z से नोट नहीं करते अपन, ऐसे म्यू लिखते हैं और इस पे अपन ऐसे 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मोड बन जाता है, ठीक। अभी मैं z लिख रहा हूँ तुम्हारे ऐसे बताने के लिए। अब इसका जो आंसर आएगा तो हो सकता है वो क्या हो, नॉन इंटीजर या इंटीजर। इसका जो आंसर आया या तो हो सकता है वो नॉन इंटीजर हो या वो इंटीजर हो। नॉन इंटीजर मतलब से 10.5 से 10, जैसे एग्जाम्पल मान लिया, मान लो 10.5, तो अगर 10.5 है, ठीक है, तो उस केस में लार्जेस्ट इंटीजर कंटेंट इन 10.5, डेट इज 10, तो 10 हो गया मोड। लार्जेस्ट इंटीजर कंटेंट इन 10.5, 10.5 में लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा, इंटीजर समझ में, तो तुम्हें क्या है, हाँ क्या होता है इंटीजर, लेकिन क्या नहीं होगी, डेसिमल वाली वैल्यू नहीं होती इंटीजर कभी, ठीक है। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर डेसिमल में कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा आंसर नॉन इंटीजर आए से 10.5, तो 10.5 में लार्जेस्ट इंटीजर क्या है, ऑब्वियस बात है 10 है ना, तो ये मोड है। इस केस में हमारा मोड क्या रहेगा, यूनिमोडल। ये यूनिमोडल हो गया, मोड क्या हो गया, यूनिमोडल। और अगर आंसर 10 आए तो 10 आने पे 10 एंड 10 - 1, यानी कि मोड इज इक्वल टू 10 एंड 9 बाई मॉडल एंड
ठीक है। अगर ये फॉर्मूला लगाने पर n+1/p, n+1 इंटू पी, सॉरी p, सपोज करो एग्जाम्पल में n अपने दे रखा है 20 और p दे रखा है हाफ, n और p दे रखा है, बोला है मोड निकालो। तो कैसे निकालोगे मोड? ये फॉर्मूला लगाओगे n+1/p, 20 + 1 इंटू p, अपॉन बोल रहा हूँ मैं बार बार, इंटू p, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओगे। अब ये फॉर्मूला तुम्हें आंसर देगा 10.5, तो मोड कहलाएगा 10। लेकिन अब तुम समझो, अगर n 19 हो और p वही हाफ हो, तब तुम्हारा आंसर आएगा 19 + 1, ये मोड का फॉर्मूला है, इंटू हाफ, तो हमारा आंसर रहेगा 10। तब मोड रहेगा 10 and 9। समझ में आ गया केस? तो अगर NP दे रखा है, NP दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे अपन। और उस केस में अगर 10.5 आया तब तो लार्जेस्ट इंटीजर मोड रहेगा। मैंने कहा ना, अगर नॉन इंटीजर आया से 10.5, अपन ने ऐसे एग्जाम्पल में माना 10.5 आया मान लो, तब मोड रहेगा हमारा ये लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन इन 10.5 इज मोड। और सीरीज कहलाएगी यूनिमोडल सीरीज। और वहाँ पर अगर 10 आंसर आया तो हमारा मोड रहेगा 10 and 10-1, यानी कि 10 और 9, ये मोड रहेगा, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू 10 and 9, ये बाई मॉडल। कोई डाउट हो तो बोलो। टेन की जगह 2 होता है यहाँ पर, यहाँ 2 होता, दिमाग से बेहतर लेगी। अरे बेटा 10.5 होता तो 10.5 में लार्जेस्ट इंटीजर 10 है। अगर 3.5 होता तो 3.5 में लार्जेस्ट इंटीजर क्या है? ऐसे थोड़ी खेल रहे, 10 अलग है 5 अलग है, 10 और 5 में कौन बड़ा है? तो क्या कर रहे हो यार? बेटा एक मिनट बेटा, कुछ कर मत बैठना। हाँ, ये देख बेटा, ये नंबर लाइन होती है प्यारे बच्ची, यहाँ 0 होता है बेटा, यहाँ 10 होता है बेटा, यहाँ 11 होता है, यहाँ पर 10.5 होता है। अगर हमारा आंसर 10.5 आए तो हम ये देखेंगे कि 10.5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 10.5 में सबसे बड़ा नंबर 11 है। बड़े अच्छे लगते हैं। आओ बेटा 10, अभी समझ में आया? हाँ, अगर अपना आंसर आता से अगर मैं लिखता 3.5 तो बेटा आंसर होता 3, बेटा 5 नहीं होता आंसर, ठीक है बेटा। अपन 3 और 5 में नहीं खेल रहे बैठ करके। 3.5 में लार्जेस्ट इंटीजर है 3, तो 3 आंसर होता, 5 नहीं होता बेटा, समझे? वो क्या होता है मोड के अंदर, क्या उसमें मीडियन सिखाते हैं बच्चों को, मीडियन। तो मीडियन में आंसर आता है 4.5, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ 4.5 को अपन एक्सपेंड करके लिखेंगे 4th वैल्यू + 5th वैल्यू डिवाइड बाई 2, ऐसे एक्सपेंड करके लिखेंगे। बच्चों से पूछता हूँ, चलो बताओ 9.5 आया तो बच्चा कहता है 9th वैल्यू + 5th वैल्यू डिवाइड बाई 2। मैं ये कहाँ से आ गया? 9 + 5, सर 4.5 में 4 और 5 आया, 9.5 में 9 और 5 आया। अरे भाई तुम्हारा हाथ जोड़ लो यार। हाँ, क्यों मुझे मारने में मजबूर कर रहे हो तुम लोग? मरने पे समझ में आया तुम्हें? और सब कुछ ही लुटा देंगे, समझ रहे हो? अभी हटा दो इसको। सारे होश गवा देंगे अगर तुझे हो गया कुछ।
हाँ हाँ, तो बेटा अब अपन एक चेक कर लेते हैं कि क्या अपन सही है क्या, ऐसा इंटीजर वाले केस में ऐसा ही कुछ होता है क्या। अब मान लो अपने एग्जाम्पल में नंबर ऑफ हेड थे, कॉइन को अपने टॉस किया 3 बार, तो एन था अपने एग्जाम्पल में, अरे कॉइन वाले एग्जाम्पल में एन क्या था, अरे गवारो एन क्या था, एन 3 था ना, 3 कॉइन आर 3 कॉइन आर टॉस, या कॉइन आर टॉस 3 टाइम्स, तो 3 क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल क्या है 3, तो एन क्या है 3, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है ना, 0.5 है ना प्रोबेबिलिटी, और एन क्या है 3, तो 3 + 1 क्या होता है 4 को इंटू करेंगे 0.5 से, 4 को इंटू करेंगे 0.5 से 4.5 क्या आएगा 2 आएगा ना, अरे 4 का आधा करेंगे, हाफ से इंटू करेंगे 2 आया ना। हाँ, 2 के केस में मोड क्या होगा 2 और 1, अरे 3 नहीं होता है, एक पीछे जाना होता है, पीछे -1, ठीक है बेटा। हमारे केस में n था, कॉइन वाले केस में 3, p था बेटा हाफ, मोड का फॉर्मूला होता है बेटा n + 1/p, तो बेटा ये होता है 3 + 1, अब इसको हाफ से इंटू करते हैं, तो बच्चों ये हमारा आता है मोड, क्या आता है हमारा मोड 2n, और एक 2 आया तो फिर एक पीछे जाना पड़ेगा 1 भी आएगा, अगर 2 नहीं आता 1 आता तो 1 और 0, ठीक है। तो अभी मोड क्या है 2 और 1, चेक कर लो 2 और 1 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्या, 2 और 1 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्या, समझ में आया, अब समझ गए ना मोड यही होता है। कितना शानदार आंसर दे दिया उसने 2 मिनट में, ठीक। सर अगर 2.5 आता तो आंसर क्या होता, सिर्फ 2 होता, बस 2, तब याद रखना 2 की प्रोबेबिलिटी ही ज़्यादा होती। मैं तुम्हें 4 में डेमो देके दिखाऊँ क्या, आ गया समझ में। 4 के केस में याद है क्या होगा, हाँ बताओ 4 में, हाँ और अलग अलग वैरायटी में बता दूंगा, 5, 6, 7 में भी, चलो आ जाओ। अभी 4 कॉइन होंगे, 4 कॉइन, तो क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड की, एक भी हेड ना है। 4 के केस में होता है 2 to the 4, 4 to the 8 to 16, 1/16, ठीक है। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 4/16, और 2 की होती है 4 1 4, 4 2 8, 4 से 2 के केस में 4 3 4 12, 12 का था 6/16, 4/16, ये निकाल के देखना घर पे बैठ के, प्रोबेबिलिटी आता है निकालना, NC-X से निकाल लेना, NC-X से, ठीक है। और ये क्या, ये सब मिलके 1 बन रहा है क्या, 4 और 1 और 6 और 4 और 1 सब मिलके 16 बनते हैं क्या, बन रहे, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और 1 6, 10 और 6 हो गया। अब यहाँ पर तुम मोड निकालोगे तो क्या आएगा 4 + 1, 4 + 1, और कॉइन के केस में प्रोबेबिलिटी होती है हाफ, तो हमारा मोड आएगा 2.5, यानी कि मोड आया 2, तो देखो 2 ही मोड आएगा। संजोगी ऐसा बैठेगा कि 2 की प्रोबेबिलिटी ही ज़्यादा होगी बस अकेले। अभी आया समझ में, पक्का। तो अगर तुम्हारा आंसर डेसिमल में आए तो याद रखना 2 ही सबसे बड़ा होगा, और तुम्हारा आंसर नॉन डेसिमल में आए, क्या है नॉन डेसिमल, ये रहा नॉन डेसिमल में आया था 2, तो जब 2 आएगा ऐसे लिखता हूँ इसको, जब 2 आएगा तो एंड 1 भी आ जाएगा साथ में, तब तुम प्रोबेबिलिटी को चेक करोगे तो 2 और 1 की ही बड़ी होगी। ये मतलब है इस पूरी टेबल का, ये चार्ट तुम्हारे सामने बनाया ना, इसका मतलब ये है, समझे। सेव करने का याद रखना, मैं भूल जाऊँ तो सेव कर देना इसको। समझे भी, मोड समझ गए, भगवान भला कर तुम्हारा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हम लोग अभी तक के अंदर सिर्फ ये समझिए पैराग्राफ नंबर D, ठीक।
अब डी में तुम्हें पढ़ के समझा देता हूँ, कभी गलती से तुम पढ़ने बैठ जाओ गलती से तो तुम्हें समझ में आ जाए। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ टू पैरामीटर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या तो यूनिमोडल हो सकता है या बाई मॉडल हो सकता है, ठीक है। तो द मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाई लार्जेस्ट इंटीजर कंटेंट इन n+1 p इफ n+1 p इज अ नॉन इंटीजर, ठीक है। उसके बाद है कोमा। अब दूसरी बात कर रहा है, लार्जेस्ट इंटीजर कंटेंट इन n+1 इंटू पी। अगर n+1 इंटू पी क्या है, तो नॉन इंटीजर में लार्जेस्ट इंटीजर को अपन मॉड बोलते हैं। और n+1 इंटू पी एंड n+1 इंटू पी -1 को मोड बोलते हैं अगर n+1 p क्या है, इंटीजर है। n+1 इंटू पी का आंसर इंटीजर है, यानी कि 10 है मान लो, तब हम 10 को यानी कि n+1 इंटू पी को और 9 को यानी कि n+1 इंटू पी -1 को मोड बोलते हैं। समझे बात को? n+1 इंटू पी को मोड बोलते हैं अगर n+1 इंटू पी नॉन इंटीजर है, तो इसके अंदर लार्जेस्ट इंटीजर को मोड बोलते हैं, लार्जेस्ट इंटीजर। और n+1 इंटू पी और n+1 इंटू पी -1 को मोड बोलते हैं, यानी कि 10 और 9 को मोड बोलते हैं जब n+1 इंटू पी क्या है, इंटीजर यानी कि 10 है। तो जब ये इंटीजर है यानी कि 10 है तब 10 और 9 को वो बोलते हैं। समझे? मैं फिगर से समझा रहा हूँ तुम्हें। अगर ये 10 है यानी कि इंटीजर है, यानी कि इंटीजर है, तो हम मोड बोलेंगे 10 और 9 को, ठीक है। और अगर ये नॉन इंटीजर है यानी कि 10.5 है, नॉन इंटीजर है 10.5, तो हम मोड बोलेंगे 10 को। 10 क्या हुआ? लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन इन n+1 इंटू पी। अब मैंने फिगर से समझा दिया तो तुम्हें लाइन समझ में आएगी। बड़े यहाँ से आगे। अब देखो बेटा क्या लिखा है, वेरिएंस ऐसे आता है NPQ करके आता है। तो ये कह रहा है P and Q आर न्यूमेरिकली लेस देन और इक्वल टू 1, NPQ इज ऑलवेज लेस देन NP। अभी क्या बोला ये बोलता है NPQ ऑलवेज लेस देन, तो NP बड़ा होता है, NPQ छोटा होता है। क्यों? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले होता है समझ लो, फिर क्यों होता है क्यों बताऊंगा, क्यों ही बताऊंगा तुम्हें, है ना। चल, NPQ NP से हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है। बताऊंगा मैं तुम्हें, सब बताऊंगा। हाँ बेटा बता दो। अभी अपना NPQ की बात करो तो अंडर रूट कहाँ से आई, है ना। मैं तो ऐसे कहूँगा 4 हमेशा बड़ा होता है 2 से, हाँ, या मैं तुझसे बोलूँगा 4 हमेशा बड़ा होता है 3 से, तो तू ऐसे बोलेगी सर अंडर रूट तो छोटा होता है ना। अपन अभी बिना अंडर रूट पढ़ रहे हैं ना बेटा, अंडर रूट भी समझाएंगे। अभी ये समझ में पहले ये समझ लो, NPQ हमें अंडर रूट से मतलब ही नहीं, पहली बात, ठीक है। हमें तो इससे मतलब है NPQ और NP से। अब NPQ का मतलब होता है वेरिएंस और NP का मतलब होता है मीन, म्यू। यानी ये कहना चाह रहा है वेरिएंस हमेशा छोटा होगा और मीन हमेशा बड़ा होगा, ऐसा कहना चाह रहा है। फिर ये कहना चाह रहा है आगे वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल वेरिएबल। हाँ ये तो हो गया, ये तो ऊपर वाली बात हो गई। यहाँ पर लिखी हुई बात इसमें लिख रखी है इसने, ये और ये सेम है। ये है वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल वेरिएबल इज ऑलवेज, ये लेस देन इट्स मीन। इतनी सी बात को इतना बड़ा लाइन लिखकर बता रखी है उसने। बढ़ू यहाँ से आगे बेटा। ऑल्सो वेरिएंस ऑफ x अटेन इज मैक्सिमम वैल्यू एट p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.5 एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज n/4। अब ये लाइन को बाद में समझते हैं, पहले ये चीज़ समझ लें। आओ समझिए बेटा, p और q के मैं अलग अलग एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल, ठीक। बेटा ये देखना तो कलर दिख रहा है क्या बोर्ड पर, ये और सॉरी इसमें मोबाइल दिख रहा है कलर। अगर मान लो तुम इसको 0.1 लो, p को 10% लो प्रोबेबिलिटी, तो इसको क्या लेंगे 90%। अगर p 10% है तो q क्या है 90%। ये 2 है, सही है।
सही है। जो भी पी क्यू तुम्हें अच्छा लग रहा हो कोई सा भी ले लो, एक बार मीन निकाल के देख लो, एक बार वेरिएंस निकाल के देख लो। एन एज्यूम कर ले, एन क्या एज्यूम करें बताओ, तुम जो बोलोगे एज्यूम कर लेंगे। एन क्या एज्यूम करें, 9 करें, 4 करें, कुछ भी कर लो, 9 कर लो, चलो 9 एज्यूम कर लिया, जो मन में आए वो एज्यूम कर लो। अरे 4 कर लेंगे अभी, ठीक है। एन मान लो 9 एज्यूम कर लिए, है ना। तो एन पी मीन आता है, तो कोई भी एक ले लो। जैसे कौन सा लूँ यहाँ से, 4 वाला ले लेता हूँ। इस लड़की ने 4 बोला था तो अपन ये वाला ले लेते हैं। तू नहीं बोला था तो 6 4 आएगा दोनों का, तुम्हारा तुम दोनों जोड़े से आ गए यहाँ पर एक साथ। अब सुनो, n इंटू पी 9 इंटू 0.4 मीन आएगा। बताओ मीन क्या आया। ये कह रहा है वेरिएंस इज लेस देन मीन। मीन बताओ क्या आया, 3.6 आया। 9 इंटू 0.4 करने पे 3.6 आया। अब 9 इंटू 0.4 इंटू 0.6 करूँगा तो वेरिएंस आएगा। वेरिएंस 3.6 से छोटा ही आएगा, देख लो चाहे। 9 इंटू 0.4 इंटू 0.6 2. सही है रिश्ता। कुछ भी उठाकर देख लो, कोई सा भी नंबर, 7 3 लेकर देख लो, 8 2 लेकर देख लो, कुछ भी लेकर देख लो, 7 3 लेकर देख लो, 7 3 चलो 9 इंटू 0.7 कर दो, मीन आ जाएगा। एन इंटू पी, ये पी है ना, एन इंटू ये वाला पी ले लो, 6.3, ये 6.3 आया। हमेशा छोटा ही होगा वेरिएंस से। अब 9 इंटू 0.7 और 0.3 इंटू करके देखो, हमेशा। चलो 5 लेकर देख लो, 9 इंटू 0.5 करेंगे तो 4.5 आएगा, लेकिन 2 बार 0.5 करेंगे तो 2.25 आएगा। समझ गए बात। चलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो तुम लोग ये वाली लाइन समझ चुके हो, ये वाली, ये जो लिखी हुई है, ये सॉरी ये वाली लाइन, ये। हाँ, अब ये समझते हैं क्या लिखा है, ये यहाँ से ये समझते हैं ये क्या लिखा है, समझे। हाँ वेरिएंस, हाँ अच्छा अभी पता चला। गुड मॉर्निंग। एन पी क्यू को अपन वेरिएंस बोलते हैं। यहाँ पर वेरिएंस का फॉर्मूला एन पी क्यू होता है, ठीक है। वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन, हमेशा लेस देन ही होगा। अब अपन लॉजिक समझे, लॉजिक के लेस देन क्यों होगा। हाँ, जब भी डेसिमल को इंटू करते हैं ना, तो डेसिमल जब भी किससे इंटू होता है उस चीज़ों को छोटा ही बनाता है, ये बात फिक्स है, ठीक है। जैसे जैसे डेसिमल को किससे भी इंटू करते जाओगे उसको और छोटा बनाता जाएगा, और छोटा बनाता जाएगा, ठीक। चलो मैं तुम्हें एक डेमो के लिए एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर मान लो अपन ने एन और पी ए लिया ना, 0.9 वाला लिया, तो देखो 9 इंटू 0.9 करोगे तो 8.1 आएगा। तो मीन क्या आया, 8.1 आया। अब वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 इंटू 0.9 इंटू 0.1 करेंगे। चलो 0.1 तो बहुत छोटा हो गया। चलो एक काम करो, मत करो 0.1, एक काम करो 9 इंटू 0.9 दोबारा इंटू 0.9 कर दो, ऐसे ही कर दो बिना मतलब, तो अभी छोटा ही आया ना 8.1 से। हाँ, डेसिमल जब भी किससे इंटू होता है तो वैल्यू को छोटा ही बनाता है, समझे। इसीलिए यहाँ पर n 1 डेसिमल से इंटू हो रहा है p से, यहाँ पर n 2 डेसिमल से इंटू हो रहा है, तो कौन सा n छोटा बनेगा, ये पी क्यू वाला n है ना, इसलिए वेरिएंस हमेशा कम होता है। अब दूसरी बात, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन ये आया कि सर आपने ये बता तो दिया कि डेसिमल से इंटू करने पे छोटा बनता है, सर आप बता सकते हो डेसिमल से इंटू करने पे छोटा क्यों बनता है, ये बता सकते हो। मैंने कहा हाँ बता सकता हूँ। बताओ सर। तो सुनो बेटा 1 का मतलब 100% होता है, 1 कंप्लीट है, 1 को किसी की ज़रूरत नहीं है, सबका मालिक एक है, इसीलिए एक होता है सबका मालिक, समझे। क्योंकि 1 का मतलब होता है 100%, 1 कंप्लीट है, 1 को किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सबका मालिक एक ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात कर ले, ये ज्ञान तो बहुत हो गया। चलो एक और तरीका बताता हूँ, सबका मालिक एक है। अगर x के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो उसके साथ कौन है, 1, ठीक है। मालिक सबके साथ है, ठीक है, मालिक सबके साथ है। इसलिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ये दुनिया जब पैदा हुई थी तो दुनिया का पहला सब्जेक्ट ही मैथमेटिक्स था। मैथ्स पे बनी है पूरी दुनिया, मैथ्स पे।
कितने टाइम जियोगे, कब मरोगे, कौन से टाइम पे डॉट उसी टाइम पे, थोड़ा सा भी आगे पीछे पॉसिबल ही नहीं है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकते। कौन कब पैदा होगा, कितने पाप की कितनी सज़ा, कितना कितना, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो पूरी दुनिया बनी ही मैथमेटिक्स के ऊपर है। और दुनिया गोल है, गोल, सर्कल, ज्योमेट्री आ गया। चलो ज्योमेट्री बाद में पढ़ेंगे, पहले आ जाओ ये पढ़ लेते हैं वन। हाँ, तो अब मैंने तुमसे क्या कहा कि वन का मतलब क्या होता है 100%। वन अपने आप में कंप्लीट है और वन का मतलब होता है 100%। समझ गए ना? अरे 100/100 क्या होता है? तो 100% हुआ है कि नहीं हुआ वन? तो पहले वन को समझो, वन क्या है। अभी समझ गए वन, तो बाकी सब वन से छोटे ही रहेंगे। जैसे 90% क्या रहेगा 0.9, 80% क्या रहेगा 0.8। अब जब वन से किसी को इंटू करते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहती है। तो वन से छोटे से इंटू करने पर सब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसीलिए 0.9 का मतलब तो उसको 90% से इंटू कर रहे हो। जब तुम किसी का भी 90% लोगे, तुम समझो तुम 10,000 का 90% रुपया मांगोगे पापा से, तो पापा कितने देंगे? 10 में से 9 देंगे ना तुम्हें। और तुम 10,000 का 10% मांगोगे तो पापा 10,000 में से कितने देंगे तुम्हें? 1,000। तुम्हें पूरे 10,000 कब देंगे? जब तुम पापा से क्या बोलोगे, पापा हमें 100% रुपया दो। समझे? तो डेसिमल का मतलब परसेंटेज होता है। परसेंटेज किसी को भी कमी करता है, ठीक, जब तक कि परसेंटेज 100 से बड़ा ना हो। और 100 तो अंत है ना, शुरुआत भी 100, अंत भी 100। आ जाओ बेटा, वापिस आते हैं यहाँ पर। लॉजिक समझ में आ जाए अभी? तो वेरियंस इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। वेरियंस हमेशा मीन से छोटा ही रहेगा। अब ये क्या बोलता है यहाँ पर, वो भी समझ लो। ऑल्सो वेरियंस ऑफ एक्स अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये कह रहा है वेरियंस की मैक्सिमम वैल्यू बताया कहाँ पर आएगी? मैंने कहा कहाँ आएगी, बता दे भाई। ये कह रहा है जब पी और क्यू 0.5 होगा, ऐसे बोल रहा है यहाँ पर आएगी। हाँ सही है। देखो हमने पहली बार इंटू किससे किया? 0.4 और 0.6 से इंटू किया। दूसरी बार 0.7 और 0.3 से इंटू किया। और तीसरी बार 0.5 और 0.5 से इंटू किया। हमें यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू देखने को मिली, है ना? वेरियंस में सबसे बड़ी वैल्यू क्या देखने को मिली? यहाँ 2.25। और ये 2.25 कैसे आया? जब मैंने 9 को 0.5 से इंटू किया 2 बार, तो 2.25। तो ये कह रहा है अगर मान लो पी और क्यू 0.5 हो, तो जो वेरियंस की वैल्यू होगी ना वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। मतलब ये कहना चाह रहा है इनमें से कोई सा भी सेट ले लो, कोई सा भी सेट, सब तुम्हें वेरियंस की कैसी वैल्यू देंगे? छोटी। सबसे बड़ी वैल्यू कौन देगा? 0.5। तुम चाहो तो घर पे बैठ के टेस्ट कर लेना। तुम्हारे पास ये 9 है, 9 ले लो, 10 ले लो, तुम्हें जो मन में आए ले लो, और तुम इंटू करके देख लेना तुम। चलो मैं अभी 10 ले लेता हूँ, इसको 10, ये 10 ले लिए, ले लिया 10 इंटू 0.5, 5 इंटू 0.5, 2.5। ये सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी। बाकी 10 को किसी से भी इंटू कर दो, किसी से भी, कोई से भी सेट से इंटू कर दो, 2.5 से छोटी ही वैल्यू आएगी। 2.5 भी नहीं आएगा, किसी से भी इंटू करके देख लो। 10 को किसी भी सेट से इंटू करके देख लो, किसी भी सेट से, कोई सा भी पी क्यू का सेट ले लो, उससे इंटू करके देख लो। 2.5 से छोटी वैल्यू आएगी, 2.5 भी नहीं आएगा, ठीक। समझ गए बात? अब ये कहता है कि एक काम करो ना, तुम ये कर दो ना n/4। हमने कहा यार ये कौन सी बला है? इसने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर अटेन करता है? x अपनी 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो देखो n इंटू पी इंटू क्यू, अगर p 1/2 है तो q भी क्या होगा? 1/2। तो n क्या हो गया? 1/4 या n/4। हाँ, तो ये कह रहा है जब p और q 0.5 होते हैं ना तो वेरियंस n/4 होता है। अरे हमें ही पता है, मस्ती कर रहा है तुम्हारे साथ, हमें नहीं पता क्या ये बात। ये कह रहा है p और q 0.5 होता है, यानी कि हाफ होता है, तब वेरियंस का मतलब n/4 होता है। हाँ पता है n/4 होता है। तो समझ में आती है लाइन? इस लाइन में दो बात कर रहा है, वेरियंस की मैक्सिमम वैल्यू 0.5 पे होती है, और जब p और q 0.5 होते हैं, ठीक है, तब वेरियंस n/4 होता है। हाँ पता है n/4 होता है। समझ में आ रहा है? लॉजिक से समझ में आ रहा है एक चीज़? बढ़ो आगे। डाउट है? हाँ बोलना बेटा, कैसा दिया है तूने यार? हाँ बोल। हाँ
इक्वल टू भी हो सकता है। क्या बेटा वापस बोल दो। मीन और वेरियंस इक्वल भी हो सकते हैं। कैसे मतलब कैसे? तूने क्या एग्जाम्पल दिया? नहीं सुना ही नहीं मैंने एग्जाम्पल। क्या बोला? हाँ हो सकता है, बताना क्या हुआ। मतलब अगर शॉर्ट हुआ कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाँ 1 होगी। हाँ 1 और 0 तो बराबर भी हो सकता है उस केस में फिर। अगर शॉर्ट इवेंट है तो n 1 से इंटू होगा और वो 1 और 0 से इंटू होगा। हाँ 0 ठीक, देखो मेरी बात सुनो। ये लड़की शोर इवेंट का बोल रही है, तो शोर इवेंट का केस थोड़ा खतरनाक केस होता है। उसमें अपन ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ सकते। शोर इवेंट मतलब समझ लो अगर P1 हुआ, अपन ने अभी तक ये सेट बनाया सारे, ये वाला सेट नहीं बनाया 1 0 और 0 1। अगर मैं 1 0 0 1 बनाऊँ, समझो बात को, तो क्या होगा 10 1 10, तो मीन तो आ गया 10, आ गया मीन 10 1 10 और 10 0 0, तो वेरियंस आ गया 0। अभी भी मीन बढ़ा है, लेकिन अब यहाँ देखो 10 0 0 मीन तो आ गया 0 और 10 0 0 0 1 0, तो दोनों ही 0 आ गए। इक्वल वाला केस हो गया है ना। याद रखना वेरियंस हमेशा मीन से छोटा ही होता है। अपन ये केस को नहीं करते इसमें। अगर ये केस कंसिडर कर लोगे ना ये वाला, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मीन से तो बड़ा कभी वेरियंस जाएगा ही नहीं, ये बात तो तय है। इस वाले केस में बराबर हो रहा है मगर कभी उसके आगे नहीं जाए, मगर ये केस अपन नहीं लेते, एक्सेप्शन केस मानते इसको, स्टडी में कंसिडर नहीं करते। अरे क्यों? अरे यार कोई बच्चा एग्जाम दे, कितना ही अच्छे से पढ़ाई कर ले, मुझे बताओ फेल होने के चांस 0 हो सकते हैं क्या? कैसे करोगे फेल होने के चांस 0? पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लो फाउंडेशन, फेल होने के चांस कम कर सकते हो, 1 कर सकते हो यार। 1 कर दिया कम करके कि सर मेरा सिर्फ 1% चांस है फेल होने का, 99% चांस में पास ही होऊंगा। 0 कर दोगे क्या? और 0 लेके कौन सी स्टडी कर रहे हो फिर? जब इवेंट श्योर हो तो प्रोबेबिलिटी पढ़ी क्या को रहे? श्योर के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ी जाती है क्या? इतना दिमाग लगाओ। प्रोबेबिलिटी चैप्टर श्योर इवेंट के लिए पढ़ा जाता है क्या? श्योर पे तो कभी अप्लाई नहीं होगा। अरे हाईलाइट देख रहा हूँ मैं इंडिया पाकिस्तान का, और रियल में इंडिया जीती थी। मैं बोल रहा हूँ हाईलाइट देख के इंडिया जीतेगी, ऑब्वियस बात है जीतेगी, पहले जीत चुकी है वो, श्योर इवेंट है। कॉइन टॉस करने के बाद ऐसे हेड आएगा, मैंने कहा हेड ही आएगा। अबे आ गया भाई, हेड क्या आएगा? आ गया, पहले बता था टॉस करने से, ठीक है, तब हम बताते। तो प्रोबेबिलिटी को पढ़ाई किस लिए जाता है? श्योर इवेंट के लिए पढ़ा जाता है क्या? इम्पॉसिबल के लिए पढ़ा जाता है क्या? फिर किसके लिए पढ़ा जाता है? आज 10 माले की बिल्डिंग से पर्सन कूद रहा है, बचेगा? मरेगा, सिंपल बात है। तो बचने की प्रोबेबिलिटी लेंगे क्या कि बचने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? प्रोबेबिलिटी एक्सेप्शन और एब्नॉर्मलिटीज को नहीं लेता, समझ में? बच सकता है अगर शक्तिमान आ जाए उसको बचाने के लिए। क्रिश आ जाए तुम्हारा इंडियन सुपर हीरो, या शक्तिमान आ जाए उड़ता हुआ, शक्तिमान शक्तिमान, वो आया शक्तिमान उड़ते हुए, उड़ ले गया बचा करके। शक्तिमान के चक्कर में जब शक्तिमान आता था उस टाइम पे बच्चे बिल्डिंग से कूदते थे, शक्तिमान आएगा बचाने के लिए। हाँ, ऊपर जाने के बाद पता पड़ता शक्तिमान चोट कर गया, धोखा कर गया हमारे साथ। ये फैक्ट बात है। फिर गाइडलाइंस जारी करी थी भाई, ऐसा शक्तिमान नहीं आता। एक शो आता था जी हॉरर शो, सबसे डरावना शो था उस टाइम का, हमारे टाइम का, जी हॉरर शो। बंद हो गया आना, तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। उसकी म्यूजिक इतनी खतरनाक थी, म्यूजिक किसी को सुना दो मर जाए वो। हाँ, यूट्यूब पे सर्च करना जी हॉरर शो। अरे वो अभी नहीं, उसकी म्यूजिक इतनी खतरनाक थी, बंदा हार्ट अटैक से मर जाए। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया उसमें, भाई ये मत बनाओ तुम लोग। अच्छा चलो ना यार, ये सीख गए, दिमाग का मत करो। हाँ, क्लास के बाद ये सीख गए। हाँ देखो बेटा, 2 चीज़ सीख गए अपन, मोड सीख गए और ये सीख गए। अब एक और चीज़ सीखना है अपन को, ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। भाई देखो, एडिटिव प्रॉपर्टी समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये 1 गलत आ गया है, ये हटा देना। N2 और ये कोमा है ना, ये वाला कोमा, उसको 1 बना दिया इन लोगों ने। ये ऐसे देखो, ऐसे y फॉलोज बाइनोमियल N2, P, ऐसे। अब ये क्या है मैं तुम्हें समझा देता हूँ।
बेटा यार मैं ये समझा रहा हूँ तुम्हें कि ये गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे आएगा, ये कोमा है, ये कोमा है। तुम यहाँ क्यों पहुँच जाते हो? जो पढ़ा ही नहीं रहा उसकी बात करने लग जाते हो। मैं बोल रहा हूँ एन पी क्यू और एन पी लेस देन। सर रूट वाला तो छोटा होगा ना या बड़ा होगा ना। जो चीज़ पढ़ी नहीं रहे उसकी बात काहे को करते हो तुम लोग? क्या हो गया, क्या है तुम्हें? मैं कह रहा हूँ ये गलत है तो सर ये क्या है? ये सही है, ये सही है। ये गलत होगा तो बता दूंगा। अब समझो बात को। अगर ये ऐसे हो, देखो x फॉलोज बाइनोमियल। मान लो हम कॉइन को 3 बार टॉस करें तो n क्या होगा? 3। और कॉइन की बात चल रही है तो प्रोबेबिलिटी हाफ। हम कॉइन को 5 बार टॉस करें, कितनी बार टॉस करें? 5 बार। 5 बार में सारी चीज़ें अलग अलग होगी, ठीक है? तो 5 बार का x अलग होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी अलग होगी, है ना? समझ रहे हो तुम लोग? भाई 3 बार कॉइन टॉस करना और 5 बार कॉइन टॉस करने में फ़र्क है ना? हाँ, अब 3 बार में 0 1 2 3 होगा, 5 बार में 0 1 2 3 4 5 होगा। तो नंबर ऑफ ट्रायल होंगे यहाँ पर 5। पी तो क्या होगा? हाँ, ठीक। अब इन दोनों को अगर मेरे को जोड़ना है तो जोड़ने का तरीका पता है क्या होता है? जोड़ने का तरीका होता है, अगर इन दोनों को जोड़ के मैं बना रहा हूँ z, क्या बना रहा हूँ? z बना रहा हूँ, z, ठीक है? तो मैं बोलूँगा z फॉलोज बाइनोमियल 5 + 3 8, ऐसे लिख दूँ। कौन सा 1? अच्छा, हाफ और हाफ 1 ले लो, प्रोबेबिलिटी हो गई तुम्हारी। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कॉइन उछाल कर हेड आने की, श्योर इवेंट। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये 8 नहीं होते ना, ये प्रोबेबिलिटी तो नहीं 8 होगा, प्रोबेबिलिटी तो कॉमन रहेगा, कॉमन रहेगा। प्रोबेबिलिटी 8 हो गया तो श्योर इवेंट बन गया ना, तो हाफ 8 होकर चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है? तो अगर ये 2 अलग अलग केस है, 2 अलग अलग केस है और मेरे को इनको जोड़ना हो, ठीक है? तो एडिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे जुड़ते हैं कि n जुड़ता है n, p तो कॉमन आता है। देखो इसने p कॉमन लिया, समझ में आया? p1 p2 नहीं लिया। कौन से समझ में आया? x और y को ऐड करके मैं z नाम देता हूँ उसका, और n1 और ये n2 है, 2 ये गलत आ गया है, 1 है ना, पहले बता देता हूँ 1 गलत आ गया है। ये कट कर लेना तो तुम्हारा जीवन खराब कर देगा। 21, ठीक है? ये 21 नहीं, अकेला 2 है बस, और 2 के बाद कोमा है, ऐसे कोमा है, ये सही कर लो, नहीं तो कोमा में आ जाओगे। चलो हटाओ इसको, एडिटिव समझ गए? क्या आया था एडिटिव अपना? उस z क्या आया था? 8 और हाफ। तो अगर z का मीन पूछता तो अपन से, z का मीन पूछता तो क्या बताते? 4। अरे 8 × हाफ करके बता देना 4। NP होता है ना मीन। आओ अभी जो पढ़े उसके क्वेश्चन कर ले। अपन ने कौन कौन से कर लिए बताते जाना मेरे को। ये कर लिया अपन ने, ये 2, ये 3, ये 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 अभी नहीं कराऊंगा। 6 में आएगा फिटिंग, ठीक है? फिटिंग वगैरह काम बाद में करेंगे, नल फिटिंग वगैरह बाद में करेंगे, पाइप फिटिंग, नल फिटिंग। चलो 7 भी फिटिंग है, बाद में करेंगे फिटिंग। 8 कर लिया, फिर 9 कर लेते। आ जाओ 9 भी तो कर लिया, नहीं किया गया? नहीं किया। व्हाट इज द मोड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड एसडी? अगर मीन एसडी 10 और रूट 5 हो, मीन और एसडी 10 और रूट 5 हो, तो बोलता है मोड बताओ। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, मीन और एसडी से हमारे पास एन, पी और क्यू सब आ जाएंगे, क्योंकि पहले एक क्वेश्चन किया था अपन, कैसे आएंगे देखना भी। मीन होता है एनपी और मीन दे रखा है 10। एसडी होता है एन पी क्यू के ऊपर रूट, और वो दे रखा है रूट 5। रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो एन पी क्यू हो गया 5। यहाँ तो समझते हो बच्चों? एन पी की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 लिख दिया एन पी की जगह पे, और क्यू की जगह पे q = 5। q हो गया 5/10 यानी 1/2। समझ गए? अगर q 1/2 है तो p 1/2 है। ज़्यादा पिक्चर समझ में आ रही है? एन पी क्यू में से एन पी की जगह पे 10 लिख दिया, 10, ये 10। क्यू का ऐसे कैसे कॉपी कर दिया, 5 का ऐसे कैसे कॉपी कर दिया, ठीक है? 10 यहाँ आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई हाफ, पी की वैल्यू आ गई हाफ। अब
एन की वैल्यू क्या है, ये पी की वैल्यू रख दो हाफ, एन की वैल्यू आ जाएगी हाफ, यहाँ आएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, एन की वैल्यू आई 20। अगर समझ में ना आई हो 20 कैसे आई, तो यहाँ पी की जगह पे लिखना है हाफ, एन इंटू हाफ इज इक्वल टू 20, सॉरी 10। अब 2 वहाँ चला जाएगा, n इज इक्वल टू 10 इंटू 2, ऐसे आया n 20। अब n 20 आ गया, p हाफ आ गया, तो बस करना ही क्या है 20 प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है मोड का, n प्लस 1 इंटू, लिख देता हूँ n प्लस 1 इंटू p, ये फॉर्मूला होता है मोड का। अब देखो मोड क्या आ रहा है, मोड आ रहा है 10.5, आंसर है 10। वो अपन ने यही क्वेश्चन लेके गया था वैसे, लार्जेस्ट इंटीजर 10 आंसर, 3.5 होता 3 आंसर होता, 4.5 होता तो 4 होता, ठीक है 5 नहीं। चलो समझ गए 10 सारे बच्चे, भगवान पर लगा ये पढ़ लिया बनने नहीं, लास्ट बचा है ना क्वेश्चन। इफ x and y are two independent binomial, एडिटिव प्रॉपर्टी है, x और y दो इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएबल, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सुनो बच्चों सुनो, इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएबल विद पैरामीटर 6.5 4.5, सुनो सुनो, x है अपना, सॉरी x फॉलोज 6.5 और y फॉलोज 4 और हाफ, सही है। तो ये कह रहा है व्हाट इज p x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या होगा, जहाँ x प्लस वाई बोल दे हमें इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके z बना लेना है, और z आएगा 10 और हाफ, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि ये z हो गया, अभी x और y क्या हो गया मिलके, हमने z नाम दिया है, x और y के टोटल का हमने क्या नाम दिया है, z नाम दिया है, ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है, हमारे पास दो बहनें आती है एक ही क्लास में पढ़ने के लिए, जुड़वा बहनें, तो हम उनको बहनें बहनें बोलते हैं। तो अगर मैं बहनें बोल रहा हूँ तो मतलब मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, सीता और गीता की, समझ गए तुम लोग। तो अगर मैं z बोल रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, z बोलकर x प्लस वाई की, यानी कि तुम अगर इसको देखो तो इसको ऐसे लिखा गया है, देखो ऐसे लिखा गया है, p का p ब्रैकेट का ब्रैकेट, z इज मोर देन 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, यही पूछा गया। अब समझ में आ रही है बात, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कोई। मैंने इसको z नाम दिया तो मैं बोल रहा हूँ z इज मोर देन इक्वल टू 1, तो z मोर देन इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ z लेस देन, सॉरी पहले तो मुझे एक बात बताओ, मोर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये होता है, हाँ। तो लेस देन 1 क्या हुआ, इसका उल्टा, हाँ 0, सही है। तो क्या सही लिखा है मैंने, हाँ सही लिखा है ये, अब सही है। ये कह रहा है 1 और उसके बाद की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैं बोलूँगा नहीं बताऊँ, मैं 1 से पहले की बताऊँगा और 1 में से माइनस करके बता दूँ, हाँ, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है, सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये 1 और उसके बाद के नंबर पूछ रहा है, अब 1 और उसके बाद के 10 नंबर लूँगा क्या बैठ कर, 1 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की, फिर 10 की, इससे बढ़िया 0 की निकाल ले भाई, सारे नंबर आ रहे, 1 और मोर देन 1 में सारे आ रहे, हाँ, तो 0 की निकाल ले बस, और 1 में से माइनस कर दे, तो 1 में से माइनस कर दूंगा। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 z इज इक्वल टू 0, लेस देन 1 और 0 एक ही है क्या, हाँ ठीक है, पहला नंबर 0 है ना, इसलिए लेस देन 1 में 0 ही आएगा, तो लेस देन 1 बोले 0 बोले एक ही बात है ना। चलो कार्यक्रम शुरू करूँ, 1 माइनस, अब ये निकालना है मेरे को 0 की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NCX e की पावर x और q की पावर n, 1 माइनस n क्या है 10, c कितना निकालना है 0, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है 0 की, 10 से 0 समझ में आया, p की पावर, p क्या है हाफ, ये ना p,
ये n है बेटा और ये p है मेरे पास। हाँ, ये चाहिए मुझे 0 बार और q है बेटा, हाँ ये चाहिए मुझे 10 बार। 10c0 हाफ की पावर 0 हाफ की पावर 10 माइनस 0। ये सॉल्व करने पे आया 1/10 की पावर 2 की पावर 10 यानी 1024। तो 1024 में से 1 माइनस करेंगे तो 1023 आ जाए। 1023 डिवाइड बाई 1024, ये प्रोबेबिलिटी। समझे? पहले मुझे क्वेश्चन में ये और ये दे रखा था, फिर क्वेश्चन में लिखा x प्लस वाई, तो मैंने हाथों हाथ x प्लस वाई करके z बना दिया। अब मैं इसको z बोलता हूँ, z को मैं ऐसे बोलता हूँ कि z इज लेस देन 1, ऐसे बोलने लग गया z इज लेस देन 1 और 1 में से माइनस, क्योंकि मुझे पता है मोर देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है एटलीस्ट 1। ये जो साइन है ना मोर देन इक्वल टू 1, ये सीख लो बेटा, ये मोर देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एटलीस्ट 1। एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन। ये सब बता रखा है मैंने तुम्हें, ठीक है? साइन को समझ लो। इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपन लेस देन 1 सोल्व करते हैं, यानी कि 0 सोल्व करके 1 में से माइनस कर देते। सीख गए? इसी के साथ बाइनोमियल 80% ख़त्म होता है। 80% अभी फिटिंग बाकी है, तो कल नल फिटिंग पाइप फिटिंग सिखाएंगे तुम्हें, ठीक है? कल तुम्हें बनाएंगे प्लम्बर वगैरह, ऐसा ऐसे काम सिखाएंगे तुम्हें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।